not a game, it's a rich thing. बिलाहिर वो दीपक शर्मा के निशाने पर आ गई जिस पर काफी देर से वो ताक लगाए बैठा था। खटाक की आवाज उभरी। रबड़ वाली छतरी जोर से मेज की सतह पर बिछी मगर इस बार भी बचकर उड़ गई। यही वो वक्त था जब किचन से गुस्से भरी बिभरी हुई आवाज नमूदार हुई। उल्लू की पट्टी दीपक शर्मा के मुंह से बेहतियार बरामद हुआ। इसकी नजरें कमरे की तंग सी फिजा में गर्दिश कर रही थी। तुम किसे उल्लू की पट्टी कह रही हो? दरवाजे पर खड़ी निर्मा, जो पहले ही गुज़श्ता घंटे बार से किसी क्लाइंट की आहट या दस्तक के इंतजार में बुरे बुरे मुंह बना रही थी, शोहर की इस मक्खी मार मुहिम की कटाह पटाह से तंग आकर चूल्हे पर हांडी छोड़कर इसकी खबर लेने आन पहुंची। मक्खी को कहा है डार्लिंग, दीपक ने इसे देखते ही कहा। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी इस बेकारी से, कोई और ढंग का काम क्यों नहीं कर लेते? निर्मा ने से घूरते हुए कहा। डार्लिंग और क्या करूँ? कपड़े दो, बर्तन दूं या क्या करूं? कभी कभी पोछा भी लगा लेता हूं फर्श पर। मैं रोजगार की बात कर रही हूँ। ये सराग रसानी तुम्हारे बास की नहीं, ना ही तुम्हारे इसमें किसी ने शोहरत सुन रखी है। कोई केस मिलेगा तो शोहरत भी मिलेगी ना। तुमने जक मारी है सारी उम्र, अब भी यही करो। मेरी किस्मत ही फूट गई थी जो तुम्हारे साथ मंडल पर फेरे ले लिए थे। निर्मा रोने के करीब तर हो गई। फिर यही वक्त था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। यह दस्तक दीपक के लिए ही नहीं, निर्मा के लिए भी जैसे ही सब कुछ बुलाने और चौंका देने का सबब बनी, क्योंकि दोनों ही बड़ी आशा भरी नजरों से बंद दरवाजे की तरफ देखने लगे। आ गया डार्लिंग, जरूर ये क्लाइंट होगा, दीपक ने उम्मीद भरी नजरों से कहा। मुझे भी यही लगता है, निर्मा भी कुछ नरम पाड़ के बोली, क्योंकि इससे पहली तीसरी दस्तक आखिरी कर्ज हुआ की थी। अब जरूर ये कोई क्लाइंट होगा। गुड गर्ल, तुम बहुत ज़हीन हो, अब जाओ और मुझे जरा बुर्दबारी और मसरूफ होने की एक्टिंग करने दो, दीपक ने कहा। निर्मा वापस लौट गई। दीपक ने अगरचा मसरूफ और बुर्दबार रहने के लिए सारे लवाजमात इसी बोसीदा सी मेज पर लाओ बाला फाइलें वगैरह फैला के रखे हुए थे। साथ ही इसने मोटे शीशों वाली ऐनक भी चढ़ा ली। फाइलों में ज्यादातर गैस और बिजलियों के बिल थे, इसके अलावा दूध वाले के बिल भी शामिल थे। बाकी पुराने अखबारात के तराशे और कुछ हाथ से लिखे हुए मसवदे थे जिन पर फर्जी केसों के मतलब कुछ बेमकसद लकीरें खींची गई थी। यस, इसने एक फाइल खोलकर यूं ही इस पर झुकते हुए कहा। दरवाजे की तरफ देखने की इसने जरूरत ही महसूस न की। उधर किचन के बंद दरवाजे से की जरी से निर्मा भी आंख लगाए हुए खड़ी थी। इसे क्लाइंट की फिक्र कम और किसी जवान लड़की या औरत के आने की फिक्र ज्यादा रहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि इसका शोहर पहले ही ठरकी और बाद में सराग रसा था। नाकाम सराग रसा। यस कहने के बाद बज़ाहिर इसकी नजरें फाइल पर गड़ी हुई थी। तब इसने खरगोश की तरह खड़े कानों में दरवाजे खुलने और किसी के रेशमी लिबास की सरसराहट सुनी, और साथ ही फूले हुए नथनों से खुशबू का झोंका टकराया। यकलख्त इसका ठरकपन बेदार हो गया और सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखने पर मजबूर हो गया। वहां इसे पहले रेशमी आंचल की झलक दिखाई तो इसके बाजू के कोने दाएं बाएं फैल गए, मगर जैसे ही क्लाइंट अंदर दाखिल हुई तो शमालन जुनूबन फैले हुए बाँछों के कोने फौरन ही अपनी जगह पर वापस आ गए। इधर जब दरवाजे पर एक बूढ़ी खातून को नमूदार होते देखा तो निर्मा ने भी सुकून का सांस लिया और हांडी की जानी मुतवज्जे हो गई, जहां आलू की भुजिया बराए नाम मसाले में कलाबाजियां खा रही थी। उम्र सीधा खातून को देखकर दीपक ने दोबारा फाइल पर नजरें झुका ली। नमस्ते, क्या मैं श्री दीपक जी से मुखातिब हूँ? बूढ़ी खातून ने, जो यकीनन जवानी में खूबसूरत रही होगी, बड़े रख रखाव से अपनी साड़ी दुरुस्त करते हुए महजब लहजे में कहा। दीपक के लिए यह बहुत था कि कोई क्लाइंट आया। वाह, बूढ़ी औरत ही सही, शोहरत मिली तो जवान महिलाएं भी आने लग जाएंगी, इसने खुद को तसल्ली दी। जी हाँ खातून, मुझे ही दीपक शर्मा एक मारूफ सराग रसा होने का एजाज हासिल है, तशरीफ लाएं। दीपक ने भी हुश्श इलाकी का मुजाहरा किया, ताहम एक उलझन आमेज हैरत जरूर उसे होने लगी थी। क्या है इसकी ख्वाबिदा शोहरत इस औरत तक कैसे पहुंची थी? अपनी उलझन दूर करने के लिए बिलाहिर इसने पूछ लिया, आप किसके रेफरेंस से आई हैं और यहाँ का पता किसने दिया? औरत तब तक इसके सामने वाली एक इकलौती कुर्सी पर विराजमान हो चुकी थी। नुक्कड़ के पान सिगरेट के कैबिन वाले बाबूजी से आपके घर का पता पूछा तो इसने कहा था कि वही शर्मा जी तो नहीं जिनका पिछले 2 माह से उधार चढ़ा हुआ है मेरे पास। अब मुझे इस उधार का तो पता नहीं था। हम खातून अपनी तारीफ पर दीपक बिदक गया। इसने जलकर इसकी बात काट दी। मोहल्ले का तो किसी ने आपको बताया होगा ना? जी हाँ, वो भी कोई गैर मारूफ शख्स था। मेरा हमदर्द मानकर सामने आ गया और गुमनामी में कहीं चला गया। औरत इसकी वजह शोहरत बताने लगी। मैं इस वक्त मायूस होकर थाने से बाहर निकल रही थी तो मुझे रास्ते में मिला था और आपके बारे में बताया कि मेरा मसला सिर्फ आप ही हल कर सकते हैं, और फिर गायब हो गया। इस पुरस्रारियत पर दीपक शर्मा यकीन न कर पाया कि इस में इसकी शोहरत का दखल किस हद तक था। ताहम वो हैरान जरूर था कि वो कौन हमदर्द था जो इसका हमदर्द भी साबित हुआ था। लेकिन अगले ही लम्हे इसको झटका लगा, इसे सब याद आ गया। काफी अरसे से जक मारने के बावजूद इसे जब कोई केस ना मिला तो इसने सोचा कि थाने और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए और वहां किसी अदना से मुलाजिम को कमीशन का लालच देकर इसे कहे, क्योंकि थानों का चक्कर लगाने वाले बहुत होते हैं। अगर पुलिस से यहाँ कोई ज्यादा मायूस हो तो इसे इसका पता बता दे और यहाँ भेज दे वगैरह वगैरह। वो शख्स बाबू राम था जो थाने में एक क्लर्क था। हाँ ठीक है,
एकदम से बोला, मुझे भला कौन नहीं जानता, आप बात करें कैसे आना हुआ, मैं बहुत मसरूफ आदमी हूँ, पहले ही दर्जन बार केसेस मेरे मुंतजिर हैं। ओह सॉरी, आप तो बहुत मसरूफ है, मैं फिर कहीं और। कहते हुए वो औरत कुर्सी छोड़ने लगी तो इससे पहले एकदम गड़बड़ाकर दीपक शर्मा ने अपनी कुर्सी छोड़ दी। हाथ में आती लक्ष्मी को वो कैसे जाने दे सकता था। नहीं नहीं, आप तशरीफ रखें, केस चलते ही रहेंगे, आपका केस क्या है। औरत कुर्सी पर टिक गई। बेटा, मैं बहुत मजलूम हूँ और दुखी औरत हूँ, किसी जालिम ने मेरे बेटे को कत्ल कर डाला है। पुलिस खुद कातलों से मरऊब है, इसलिए वो पूरी तरह दिलचस्पी नहीं लेना चाहती। विजय इस दुनिया में मेरा आखिरी सहारा था। कहते हुए बुढ़िया ने अखबार का तराशा जिसमें कत्ल की खबर मकतूल की तस्वीर के साथ छाया हुई थी इसकी तरफ बढ़ा दी। इस गुमनाम हमदर्द ने तुम्हारे काम की तारीफ कुछ इस तरह की थी कि मैं यहाँ आने पर मजबूर हो गई। दीपक अब बड़े गौर से कत्ल की खबर और बुढ़िया के बेटे विजय की तस्वीर देख रहा था। इसे एक झटका लगा, वो विजय से वाकिफकार था। तुम्हारे बेटे विजय को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, दीपक ने तस्वीर को दोबारा देखते ही कहा। बुढ़िया की गमनाक आंखों में थोड़ी हैरत उभरी। दीपक ने झूठ बोला था। तुम कब मिले थे विजय से? बुढ़िया ने पूछा। कुछ अर्सा पहले, वो भी किसी केस के सिलसिले में मेरे पास आया था, किसी और को लेकर। बड़ा ही मुश्किल केस था, पुलिस से भी हल नहीं हो पा रहा था, मैंने हल कर दिया। दीपक ने बुढ़िया पर अपनी काबिलियत का असर जमाया। ओ अच्छा, कहते हुए बुढ़िया ने एक लिफाफा इसकी जानिब बढ़ाया और बोली, ये छोटा सा नजराना बतौर तुम्हारी फीस, यूं समझ लो मेरी सारी उम्र की जमा पूंजी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं पेश कर सकता। नाचने लगा। इसने बांपती हुई नजरों से लिफाफे के हुजम से ही ताड़ लिया था कि इसमें कितना नजराना हो सकता है। वो मायूस सा होने लगा, लेकिन फिर इसने ये सोचकर पहला केस है, कामयाब हो गया तो इससे शोहरत 4 दांग नहीं 2-3 दांग तो फैल ही जाएगी। इसने वो बड़ी हंदा पेशानी से कबूल कर लिया। अम्मा आप ऐसा करें कि इसमें से निस्फ नोट आप भी रख लें, काम हो जाने के बाद दे दीजिएगा। ये जुमला इस बुढ़िया से निरमा ने किचन से बरामद होते ही कहा। वो पहले ही दरवाजे से लगी ये सब सुन और जरी से देख रही थी। वो फितरतन नरम दिल थी, इसे बुढ़िया पर तरस आ गया। दीपक पहुंचकर रह गया। फिर सोचा चलो ठीक है, इस तरह निरमा इसके काम में मीम में तो नहीं निकालेगी ना, भगवान तुम्हें सदा सुहागन रखे बेटी, बुढ़िया ने इससे खुश होकर कहा। जरा देर बाद दीपक बुढ़िया से पूछ रहा था, आपकी रिहाइश का कहाँ है? मैं तो बेमनगर स्ट्रीट नंबर 7 में रहती हूँ, मगर विजय मेरे साथ नहीं रहता, बुढ़िया ने जरा तवक्कुफ से कहा। इसने शहर के मजाफात में एक फ्लैट किराए पर ले रखा था, जिसकी एक चाबी मेरे पास थी, लेकिन मैं खुद कभी वहां जा नहीं सकी। कहते हुए बुढ़िया ने बैग में से एक चाबी निकाली और पता निकालकर दीपक के हवाले कर दिया और फिर इसे दुआएं देती हुई चली गई। दीपक बुढ़िया के जाने के बाद गहरी सोच में गोताजन हो गया। इसने इस पहले केस पर अपने सारे हवास मुजतमा कर लिए और एक मैकानगी तरीके पर नक्शाकार इसके जहन में मुरत्तिब होने लगा। ये कॉल इसके दिमाग के एक चलता फिरता कंप्यूटर था और वो इसमें हर शय महज अपने तहय्युल परवाज से मुरत्तब कर लिया करता था। इसने अपना बोसीदा घिसा पट्टा सेलफोन उठाया, वो किसी को कॉल करना चाहता था, मगर याद आया कि इसमें तो एडवांस कर्ज भी थी जिसे वो यूज कर चुका था। तहम इसे पहले केस की फीस मिली थी। वो अब इसमें कॉलिंग कार्ड दिलवाने के लिए उठ रहा था कि सेल की बेल गुनगुनाई। इसने स्क्रीन देखी, कोई अननोन नंबर था। इसने कान लगाकर हेलो कहा तो दूसरी जानब एक भड़कती हुई गुस्सीली आवाज उभरी। क्या तुम वही हो? बहुत कुरख्त आवाज से, जिस सबब सेल फोन इसके हाथ से छूटते छूटते बचा। दीपक का चेहरा एकदम मुतगय्यर होगा, ताहम इसने बड़े सुकून और नरमी से जवाब दिया, बिल्कुल वही हूँ, बताइए आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। जवाब में इस बार दूसरी जानब एक कह के बुलंद होने की आवाज आई, तुम्हारी हिदमात की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर तुम को जान प्यारी है तो अपनी जगह खामोश बैठे रहो और इस सठाई हुई बुढ़िया ने जो कुछ कहा है इसको भूल जाओ। हम जानते हैं कि तुम्हारी क्या औकात है। मक्खी मार जासूस आहर में इस तहज़ाइया लहजे में कहा गया। तुम्हारी बात खत्म हो गई है? दीपक ने इसी तमानियत से पूछा। वो इस धमकी को अपने लिए अच्छा शगुन समझ रहा था। इसका ख्याल था कि किसी भी प्राइवेट सुराग रसां की मकबूलियत के लिए ऐसी गुमनाम धमकी आमेज काज का आना जरूरी होता है। वो डरने की बजाय खुश हो गया। अभी नहीं हुई। दूसरी जानब से वही करख्त अजनबी आवाज उभरी, बोलते रहो, सुन रहा हूँ। विजय का कत्ल का राज अगर तुमने मालूम करने की कोशिश जारी रखी तो इसका जवाब सिर्फ एक आध छटांग का सीसा होगा जो तुम्हारी हाली खोपड़ी या सीने के पंजर में उतर सकता है। वजाहत करो प्लीज, तुम्हारी मुराद पिस्तौल की गोली से है? क्या तुम इतने बेवकूफ हो? इस बार दूसरी जानब से हैरत से कहा गया। ऐसे काम में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो जिसके बारे में पुलिस को डर कर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया है। मैं आगे बढ़ने वालों में से हूँ मिस्टर गुमनाम, और ये नंबर भी अभी जाकर ट्रेस करवाता हूँ। दीपक ने धमकी दे डाली। तुम हो किस बात की गाजर? मुहावरे का दुरुस्त इस्तेमाल करो। किस खेत की मूली? दूसरी जानब से तस्हीह करवाएगी। यही सही। फिर गरजदार आवाज में कहा गया, बस इतना समझ लो, हमारे साथ पंजा आजमाई की सूरत में मौत को दावत दोगे। तुम्हारी गिदड़ बबकियों से मैं डरने वाला नहीं मिस्टर गुमनाम। मैं अभी ये नंबर पुलिस के हाथ सर्चिंग डिपार्टमेंट को ट्रेस करने के लिए देने वाला हूँ। वो ही तुम्हारी गर्दन नाप लेगी। बहुत घमंडी हो तुम, ना मालूम। मुहातब ने जैसे दांत पीस कर कहा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर इसके साथ ही दूसरी जानब से राब्ता मुनक़ता हो गया। दीपक कुछ देर सेलफोन हाथ में पकड़े रहा। वो जानता था कि नंबर ट्रेस करवाने का कोई फायदा ना होगा, बल्कि इस ज़िम्मन में चाय पानी का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस वक्त निर्मा किचन से मुहिम पूरी करके आंचल से पेशानी का पसीना पूंजती हुई बरामद हुई।
मेरी शोहरत अब 4 दांग फैल चुकी है। इसने अकड़कर बीवी से कहा। वो कैसे? मुझे धमकियों वाले फोन आना शुरू हो गए हैं। ये अच्छा शगुन नहीं, दीपक मुस्कुराकर बोला। मगर निर्मा इसकी बात सुनकर एकदम खौफजदा होगी। इतनी खतरनाक बात तुम इत्मीनान से कह रही हो, तुम्हें फौरन पुलिस को इसकी रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। निर्मा तफक्कुर से बोली। पगली, फिर केस भी उन्हीं के सुपुर्द कर दूंगा और अपनी रोजी पर लात मार दूंगा। दीपक बोला। चिंता मत करो, बस प्रार्थना करो कि मैं कामयाब हो जाऊं। ये लोग डर गए हैं और जो मुजरिम डर जाए वो जल्द ही घेरे में आ जाता है। निर्मा चुप होगी। अब जाओ मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बनाओ ताकि मैं इस केस के बारे में सुकून से सोच सकूं। दीपक जानता था कि इसने एक खतरनाक काम में हाथ डाला है, मगर इसे इसकी चंदा परवाह न थी। तो व्हीलर से बेकार बैठ कर वो खुद मायूस हो गया था। अब केस मिला था तो वो इसे हाथ से जाने नहीं दे सकता था। वो दर हकीकत एक अरसे से महकमा गिराई में मुखबर रहा था। इसने क्रिमिनोलॉजी में मास्टर किया था। अब प्राइवेट सुराग रसानी का काम इख्तियार कर चुका था। बाहर कैफ अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। इसने अपने एक साथी जो इसका बगैर तनहा का मुलाजम था, इससे रब्ता करने के लिए इसने बाहर गली में जाकर कॉलिंग कार्ड लोड करवाया। फिर इसका नंबर मिलाया। सर, केस मिल गया। दूसरी जानब से अशोक की मुसरत भरी आवाज उभरी। तुम्हें कैसे पता चला? मेरी शोहरत तुम तक भी पहुंच गई। दीपक ने सांस फुलाकर कहा। अरे सर, आपकी क्या बात है? आपसे पहले आपकी शोहरत पहुंच जाती है, कहिए। मुहबर अशोक ने कहा। हाँ भाई, ये तो है। दीपक बोला। एक केस मिला है, तुम मोहतात रहो और अपना सेल फोन ऑन रखना और जब भी कॉल करूं फौरन अटेंड करना। वो तो ठीक है, पर मेरा नजराना 2 दिनों से भूखा हूं, वो भी मिल जाएगा। थोड़े कदम तो आगे बढ़ाने दो। सर जी, खाली पेट कैसे कदम बढ़ा सकता हूँ? तुम्हें अभी बढ़ाने की जरूरत ही नहीं कदम। बाय। दीपक ने यह कहते ही राब्ता बंद कर दिया। इसने अपना लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल उठाया और फिर मेन डोर पर आ गया। विजय का फ्लैट शहर के शुमाली हिस्से में एक सुनसान सड़क पर वाक़ था। इसे सफेद रंग की 3 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल तक पहुंचना था। दीपक ने इस बिल्डिंग से कुछ दूर ही ऑटो रुकवा लिया और पैदल चल पड़ा। वो पूरी तरह चौकन्ना था। अपने दाएं बाएं अच्छी तरह देखता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। एक छोटा सा बल्ब बिल्डिंग की छत पर टिमटिमा रहा था। वो नीम रोशन राहदारी में बड़ी आहिस्तगी से चलने लगा। किसी नागहानी खतरे का मुकाबला करने के लिए इसके हवास पूरी तरह बेदार थे। अपने पिस्तौल को इसने यूं शर्ट के नीचे पैंट की जेब में उड़ रखा था कि बवक्त जरूरत फौरन ही निकाल सके। फ्लैट के अंदर और बाहर मुकम्मल सुकून तारी था। ऐसा महसूस हो रहा था कि इस मंजिल पर कोई मुतनफिस मौजूद ही नहीं। दीपक ने आहिस्ता से चाबी दरवाजे में डालकर घुमाई और बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा खोल दिया। थोड़ी देर वो खड़ा रहा। इसके बाद हाथ बढ़ाकर बिजली का बटन तलाश किया जो जल्दी मिल गया। जैसे ही लाइट ऑन हुई, इसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई, इसलिए कि डाइनिंग रूम की सारी चीजें दरहम बरहम थी। अलमारियां चौपट खुली हुई थी। इसके अंदर की तमाम चीजें बिखरी हुई थी। मेज और कुर्सियां उल्टी हुई थी। सोफे के गद्दों को बुरी तरह उधेड़ दिया गया था। कुछ ऐसा ही मालूम होता था कोई शख्स यहाँ किसी निहायत अहम चीज को दीवानावार तलाशता रहा है। कुछ देर जायजा लेने के बाद दीपक ख्वाबगाह में पहुंचा। यहाँ भी वही हाल था। बेड उल्टा पड़ा था। तकिए चादरें फर्श पर पड़ी थी। यहाँ से निकलकर वो बाथरूम वगैरह की तरफ जाना चाह रहा था। मां लाइट ऑफ हो गई। दीपक ने खतरा महसूस करके फौरन अपने आप को जमीन पर गिरा दिया। किसी के तेजी से गुजरने की सरसराहट सुनाई दी। अचानक इसे ड्रेसिंग रूम से आने वाली हल्की हल्की रोशनी में एक लंबा तिरंगा साया नजर आया जो एकदम उछलकर इसको दबोच लेना चाहता था। दीपक ने बड़ी फुर्ती से अपनी दोनों टांगें उठाकर इसके पेट पर दे मारी। हमलावर लड़खड़ाकर उल्टे पांव बेड पर गिर गया, जिसका पाया इसके साथ से टकराया। पुलिस मुहब्बर की तरबियत इसके काम आ रही थी। जल्दी इसे अंदाजा हुआ कि ये एक हमलावर था जो इसकी खबर लेने वहां पहुंचा था। फिर दीपक एक झटके से अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और एक जोरदार मुक्का दूसरे हमलावर की गर्दन पर जमाया, जिसकी ताब ना लाकर वो चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। दीपक ने अपना पिस्तौल निकाल रहा था कि बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर हमलावर के तीसरे साथी ने पीछे से दीपक के सर पर सच चीज से वार किया और वो दुनिया माफिया से बेनियाज हो गया। होश आया तो हर तरफ तारीकी ही तारीकी थी। कुछ देर वो इस हाल में रहा। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। जरा देर बाद इस तमाम बातें याद आने लगी। फिर वो उठा और लड़खड़ाते हुए बिजली का बटन तलाश किया और लाइट ऑन कर दी। हमलावरों का कहीं नामो निशान ना था। दीपक को यह इत्मीनान हुआ कि वो जिंदा था और इसकी कमर पर पिस्तौल भी मौजूद था। वॉशरूम में जाकर इसने ठंडे पानी से अच्छी तरह अपने मुंह हाथ धोया। अब इसकी हालत मामूल पर आ चुकी थी। तेजी से वो ड्राइंग रूम में आया। फ्लैट का जायजा लेने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि हमलावर इसके यहाँ पहुंचने के वक्त किसी चीज की तलाश में मसरूफ थे, लेकिन 8 पाकर बावर्ची खाने में जिसका दरवाजा ड्राइंग रूम में खुलता था छुप गए थे। ये बात साफ जाहिर थी कि मकतूल विजय के पास कोई ऐसी शय थी जिसे किसी भी कीमत पर वो हासिल करने के लिए तुले हुए थे। दीपक को कत्ल करने के बाद वो इसके फ्लैट की तलाशी लेने आए हुए थे। आखिर वो क्या चीज थी जिसके लिए वो इस कदर सरगर्दां थे? इसका जवाब सिर्फ विजय ही दे सकता था, या फिर इसके कातिल।